हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे एंड दिस टॉपिक इज़ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 एंड पेपर 3। इन दोनों ही पेपर का ये टॉपिक पार्ट है। दिस लेक्चर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ जीएस मेंस, देन प्री प्लस मेंस एंड प्री प्लस मेंस प्लस एसए, एंड ऑल्सो एक स्पेशल कोर्स है GS2 बाय मी। इस कोर्स का भी ये पर्टिकुलर टॉपिक पार्ट है। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेटअप करेंगे। तो ये जो NRA है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA ये जो पर्टिकुलर एजेंसी है, ये इसका एम क्या है कि ये एक कॉमन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के लिए। जैसे मान लो अगर अलग अलग टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं, जब भी हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की हम तैयारी करते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की अलग अलग पेपर की तैयारी करते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग पेपर होते हैं और अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ अलग अलग पेपर कंडक्ट करवाती हैं। ठीक है, तो उसमें अब क्या हो रहा है कि अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बजाय अब हम एक कॉमन प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो एक कॉमन प्रीलिम्स एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो जाएगा तो अलग अलग जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट्स आएंगी, जो भी जॉब्स आएंगी, रिक्रूटमेंट्स आएंगी, तो एक ही एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की आप लोग तैयारी करते हो, तो आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होना पड़ता है। तो उसमें अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज अलग अलग पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाती है। NRA आने के बाद ये जो पूरा प्रोसेस है ये यूनिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक यूनिफाइड प्रोसेस बन जाएगा, जिसके बाद क्या होगा कि ये जो कम्बरसम प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए भी इजी हो जाएगा और ये जो अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिए भी इजी हो जाएगा। सो बेसिकली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये है क्या? तो ये एक टेस्टिंग एजेंसी है जो कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये कंडक्ट कराएगी किसके लिए कि नॉन गैजेटेड पोस्ट जितनी भी होती हैं गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उनके रिक्रूटमेंट के लिए। तो नॉन गैजेटेड पोस्ट में रिक्रूटमेंट के लिए ये कंडक्ट करवाएंगी। तो नॉन गैजेटेड पोस्ट के जैसे कि आपकी ग्रुप B एंड C पोस्ट हो गई, तो इन सब पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, एक ही एग्ज़ाम हो जाएगा। ऑल्दो इनिशियली अभी जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होंगी वो किसके लिए होंगी? RRB के लिए। ठीक है, RRB के लिए होंगी कि RRB इज़ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। देन IBPS के लिए होंगी, IBPS इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, और SSC के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन RRB, IBPS, SSC के लिए अभी स्टार्टिंग में एग्जामिनेशंस जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके ये एक्सपेंशन हो जाएगा बाकी की एग्जामिनेशंस के लिए भी। अब ये जो NRA है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक सोसाइटी होगी बेसिकली, जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर की जाएगी। ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था? तो ये एक्ट आया था 1860 में। ऑलराइट, और जो इनके हेड होंगे वो कौन होंगे? चेयरमैन होंगे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक के होंगे ये चेयरमैन। ऑलराइट, तो NRA बेसिकली एक स्पेशलिस्ट बॉडी होगी जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लेके आएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की फील्ड में जो बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं वो सब लेके आएगी। ऑल्दो क्या है कि अभी की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं वो जैसे कि ये RRB है, IBPS है, SSC है, अब इनका तो एक ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। बट ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं इन तीनों ही एग्ज़ाम की, वो अभी भी ऐसे ही रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसी डिज़ोल्व हो रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये वाली जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, अब आप पूछोगे कि अगर एग्ज़ामिनेशन जो है एक ही हो जाएगा सबके लिए, तो ये इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की ज़रूरत ही क्या है? तो इनकी ज़रूरत इसलिए है कि इसका प्रोसेस हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, आपका ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा एक, ठीक है, CET, ये टेस्ट हो गया। अब इसमें जो भी स्कोर आएगा आपका, उस स्कोर के बेसिस पर, उस स्कोर लेवल पे फाइनल सिलेक्शन रिक्रूटमेंट का ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं RRB, IBPS, SSC, इनके थ्रू होगा। कैसे कि जो आपका पहला प्रीलिमिनरी हो गया, उसके बाद आप जाओगे टियर सेकंड में, फिर टियर थर्ड में जाओगे,
तो ये जो टीयर 2 और 3 का एग्ज़ामिनेशन है वो ये रिस्पेक्टिव एजेंसीज़ कंडक्ट करवाएंगी, ये वाली, ये आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी। ठीक है, इस तरीके से ये एग्ज़ामिनेशन होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के चेयरमैन जो कि सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक के होंगे, तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कौन होंगे? तो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी, आईबीपीएस। तो इनमें इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ से आएंगे, ये सारे मिनिस्ट्रीज से और रिक्रूटमेंट एजेंसीज से। ठीक है, सीईटी जो होगा, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 1 साल में 2 बार किया जाएगा। ठीक है, विद डिफरेंट सीईटीज़, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे अलग कॉमन प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर 12th पास लेवल का अलग होगा, 10th पास लेवल का अलग होगा। क्यों ऐसा अलग अलग क्यों करवाएंगे ये लोग? ताकि अलग अलग वैकेंसीज़ को अलग अलग लेवल्स पर रिक्रूटमेंट किया जा सके। जैसे कुछ वैकेंसीज़ होती हैं जो सिर्फ 12th पास के लिए ही होती हैं, तो उन सब के लिए सीईटी एक ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे 12th पास की वैकेंसीज हो सकता है कि आपकी आरआरबी में भी निकले, एसएससी में भी निकले, फिर आईबीपीएस में भी निकले, तो सबका एक ही कॉमन प्रीलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा। फिर कुछ की एलिजिबिलिटी मांगेंगे कि ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो इसमें अलग अलग एसएससी में, आरआरबी अगेन सेम तरीके से, और ऐसे ही 10th पास की कुछ अलग निकलेंगी। तो बेसिकली अलग लेवल पे आपने वैकेंसीज जो है वो फिल कर दी एक ही एग्जामिनेशन के थ्रू। इनिशियली जो सीईटी है वो सिर्फ ये 3 एजेंसीज़ के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा, फिर बाद में अलग अलग रिक्रूटमेंट्स को भी इसमें बढ़ा दिया जाएगा। एग्जामिनेशन को 12 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा और एक कॉमन करिकुलम होगा सबका। ऐसा नहीं है कि अलग अलग इनका अलग अलग करिकुलम होगा। जैसे एसएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल अगर आप आरआरबी की या आईबीपीएस की, अलग तैयारियां नहीं की जाएंगी, एक ही आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो आपका जो करिकुलम होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन करिकुलम रहेगा। अब क्या है कि सीईटी जो है, इसका पहला लेवल टेस्ट होगा, वो शॉर्टलिस्ट करेगा कैंडिडेट्स, और ये स्कोर जो है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। 3 साल के बाद ये वाला स्कोर एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स में एडवांटेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सीईटी का एम बेसिकली क्या है कि जो मल्टीपल एग्जामिनेशंस होते हैं ना, अलग अलग आपके रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, अलग अलग टाइप के अलग अलग एग्ज़ाम है। आरआरबी का अलग देना पड़ेगा, आईबीपीएस का अलग है, एसएससी का अलग है। तो ये अब अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, और अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के द्वारा ये जो कंडक्ट कराए जाते हैं कि अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स में हर साल के अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो अब क्या होगा, ये सारा रिप्लेस करके एक सिंगल ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा ईजी है ना, ये जो हैसल फ्री प्रोसेस हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये अलग अलग एग्ज़ाम में आपको अपीयर करना पड़ेगा, फिर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, हॉल टिकट लो, फिर जाओ, ये सारा जो कम्बरसम प्रोसेस होता है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये अर्बन बायस को भी रिमूव करेगा। किस तरीके से? देखो, सीईटी जो है बेसिकली वो इंडिया में अराउंड 1000 सेंटर्स में कंडक्ट कराया जाएगा। अब 1000 सेंटर्स में अगर कंडक्ट करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? ताकि ये जो अर्बन बायस है उसको रिमूव कराया जा सके। ठीक है, अब 1000 सेंटर्स का मतलब ये भी हो गया कि आपने कंट्री के हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया। हर कंट्री के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एग्ज़ाम सेंटर जो है वो होगा ही होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अब दिस विल लीड टू पार्टिसिपेशन ऑफ मोर विमेन। ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो है वो अप्लाई कर पाएंगी। इनसे विमेन कैंडिडेट्स को और एनकरेजमेंट मिलेगी कि वो भी अप्लाई करें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ये पूरे प्रोसेस के लिए अब आपको पैसे तो चाहिए। ठीक है, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में अब आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी ये जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है। अब इससे क्या होगा कि आपका फिनेंशियल बर्डन जो है, ये मल्टीपल एग्ज़ाम्स के चलते जो गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फिनेंशियल बर्डन पड़ जाता है, वो भी रिड्यूस होगा। काफ़ी हद तक ये रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि देखो अब क्या होगा
कि एक कॉमन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक ही आपका कॉमन रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपकी एक ही फ़ीस भी हो गई, ठीक है, कॉमन फ़ीस हो गई। तो क्या है, अब आप बच्चों को भी अलग अलग फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी, फिनेंशियल बर्डन बच्चों पर भी कम हो गया ना, तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स का ये बर्डन कम हो जाएगा। फिर अब ये जो प्लान्ड रहती है कि आपका आउटरीच और अवेयरनेस फैसिलिटी, ताकि कैंडिडेट्स को रूरल और फार फ्लंग एरियाज़ में भी असिस्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये प्लान्ड आउटरीच और अवेयरनेस फैसिलिटी भी की जाएगी कि अर्बन बायस अगर आप रिड्यूस कर रहे हो तो रूरल फार फ्लंग एरियाज़ में भी तो आपको बेसिकली कैंडिडेट्स को असिस्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है, ताकि उनको ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ये जो प्रोसेस है ना, क्योंकि रूरल एरियाज़ और जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, नेटवर्क नहीं आ रहे या फिर टावर नहीं है या फिर क्या नहीं है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर डिजिटल सिस्टम से अभी लोग इतना ज़्यादा फेमिलियराइज है भी नहीं, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए उनको असिस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स होना ज़रूरी है। ये प्लान्ड आउटरीच और अवेयरनेस फैसिलिटी चलाना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है उसको एनकरेज किया जा सके, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ है। अब इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या एडवांटेज है वो देख लें। अब देखो, इंस्टीट्यूट्स में एडवांटेजेस में सबसे पहली चीज़ आती है कि ये जो कॉस्ट है स्पेंडिंग की, कि आप एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर, जब भी आप एक एग्ज़ाम सेंटर सेटअप करते हो हर एक एग्ज़ाम के लिए, उसमें काफ़ी कॉस्ट लगता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हर साल के ये 3 एग्ज़ाम्स आप कंडक्ट कराओगे, IBPS का अलग कंडक्ट कराओगे, ठीक है, RRB का अलग कंडक्ट कराओगे, फिर SSC का अलग कंडक्ट कराओगे। अब इन सब में तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, एक एक सेंटर में कितने पैसे लग जाएंगे। तो ये जो कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग है ये भी काफ़ी रिड्यूस करेगा सबसे पहले तो, ठीक है, कि थ्रू आउट द ईयर जो है वो अराउंड आपका अगर देखा जाए एस्टिमेट तो 600 करोड़ की आपकी सेविंग्स हो जाएंगी। तो दैट्स अ बिग अमाउंट। अभी के हिसाब से अगर दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो निकलती हैं। अब इन 1.25 लाख जॉब्स के लिए जो कि हर साल निकलती है, उसके लिए 2.5 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर देते हैं। तो ये कम्बरसम प्रोसेस कितना हो जाता है, ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए ये 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स जो है अपीयर करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक ही एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, तो रिक्रूटमेंट साइकिल जो है उसको भी ये काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगा। रिक्रूटमेंट साइकिल अगर ये बर्डन जो है ये रिड्यूस होता है तो उससे क्या होगा कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। किस तरीके से कि वैकेंसीज जो है वो फटाफट से फिलअप कर दी जाएंगी। कि आप एग्ज़ाम देते हो, SSC में क्या होता है, एग्ज़ाम आप देते हो, आप सिलेक्ट भी हो जाते हो, फिर आपकी जो नौकरी लगने वाला जो टाइम आता है 3 साल ये लोग लगा देते हैं, कितना टाइम लगा देते हैं कि आपको ज्वाइनिंग देने में। तो ये एक मेन प्रोसेस होता है। तो अगर जल्दी जल्दी वैकेंसीज फिल हो जाएंगी तो अच्छी बात हो जाएगी, है ना। फिर नेक्स्ट चीज़ ये हो जाती है कि NRA आने से कि आपका ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी जो है रिक्रूटमेंट साइकिल की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है रिक्रूटमेंट साइकिल की, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। कैसे कि आप एक ही एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा, ठीक है। और अब ये सब चीज़ों में चैलेंजेस कौन से बनते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस अभी फेस करने पड़ेंगे। तो अभी के हिसाब से क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या आ गया चैलेंजेस में कि ये चीज़ें आप नोट कर लो, ट्रांसफरिंग सर्विसेज, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ट्रांसफरिंग सर्विसेज टू प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अपनी सर्विसेज ट्रांसफ़र कर रही है। अगर सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र हो जाएंगी उससे उसका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा कि गवर्नमेंट के पास कम गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, तो फ्यूअर गवर्नमेंट जॉब्स टू ऑफ़र, ठीक है। ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स अब गवर्नमेंट ऑफ़र ही नहीं कर पाएगी, होगी ही नहीं जॉब्स तो देंगी क्या। तो ये एक मेन चैलेंज आता है। फिर दूसरा चैलेंज क्या आता है कि अगर हम सेंट्रल जॉब्स की बात करते हैं, अब गवर्नमेंट जॉब्स में भी एक तो सेंट्रल जॉब्स हो गई, एक स्टेट जॉब्स हो गई, जो हमने NRA अभी पूरा ये डिस्कस किया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का। अब ये जो NRA है ये तो हमने बात की है सेंटर के लिए, स्टेट के लिए तो अभी बात की ही नहीं है, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात की है हमने, ठीक है। तो बात हुई है सेंटर के लिए। सेंट्रल में भी गवर्नमेंट जॉब्स कितनी है कि 14% सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वो सेंटर के अंडर आता है, बाकी का सारा जितना भी है वो आपका स्टेट में चला जाता है। और सेंटर की भी अगर मैं बात करूं तो
प्रीडोमिनेंटली किसके अंडर आ जाती हैं? ये रेलवेज़ की जॉब्स हो गई आपकी, ठीक है, ज़्यादातर जॉब्स यही वाली रहती हैं, या फिर डिफेंस की जॉब्स हो गई। ये 2 मेन सेक्टर्स हैं जहाँ पर जॉब्स रहती हैं सेंटर में भी, और 14% है, ठीक है। बाकी की सारी स्टेट्स में चली जाती हैं। अब बाकी जॉब्स अगर स्टेट में चली जाएंगी तो इसी तरीके का नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के जैसा ही रिफॉर्म जो है, सिमिलर रिफॉर्म, वो स्टेट लेवल पर भी लाने की ज़रूरत है, ठीक है, सिमिलर रिफॉर्म। तो ये एक मेजर चीज़ आती है। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है आपकी, कि अगर आप लॉन्ग टर्म रेलेवेंस देखोगे इस तरीके की रिफॉर्म्स की, तो वो इस पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट किस प्रकार की रहेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का लेवल रेज़ करने की, और किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कैसे स्टेप्स लेती है कि वो पब्लिक में अपनी सर्विसेज को और एक्सपैंड कर पाए, ठीक है, पब्लिक के लिए, कि गवर्नमेंट जॉब्स कैसे बढ़ाए, ये सब गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। तो लॉन्ग टर्म रेलेवेंस जो है इस तरीके के रिफॉर्म्स की, ये एक मेजर इशू बनता है। दैट सोलली डिपेंड्स अपॉन द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कमिटमेंट पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो ये एक इश्यूज बन के आते हैं। अब इस पूरी जो रिफॉर्म है इसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है, तो एनआरए जो है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक यूनिक मॉडल के तौर पर सामने आता है। ये हमारा कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, ठीक है, कि एक यूनिक मॉडल निकल के सामने आता है एज ये एक पैराडाइम शिफ्ट आप कह सकते हो। गवर्नमेंट का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह ये सामने आता है। दूसरी चीज़ आती है जो अभी मोदी गवर्नमेंट का जो एक मंत्रा निकाला गया है, ईज़ ऑफ लिविंग फॉर द यंग जॉब एस्पिरेंट्स। ये जो मंत्रा निकाला गया अभी की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, किस तरीके से ईज़ ऑफ लिविंग करेंगे जो अभी के यंग जॉब एस्पिरेंट्स हैं, किस तरीके से ईज़ ऑफ लिविंग हो जाएगा इनका, कि आप जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ईज़ आउट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट 3 चीज़ें आती हैं इसमें, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड जॉब प्लेसमेंट। ये जो प्रोसेस है अगर आप ये ईज़ आउट कर दें तो ये बनेगा ईज़ ऑफ लिविंग फॉर द यंग जॉब एस्पिरेंट्स। तो ये एक पूरी चीज़ भी निकल करके सामने आती है इस एनआरए मॉडल से। फिर एनआरए जो है वो कन्वीनियंस और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस का एक कॉम्बिनेशन बनता है कैंडिडेट्स के लिए। तो C2 आप यहाँ पर लिख सकते हो, कन्वीनियंस प्लस कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस फॉर द कैंडिडेट्स, ठीक है। एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही बार फीस भरनी है, एक ही बार जाना है, ट्रैवलिंग, लॉजिंग, ये सब का आपका झंझट ख़त्म हो गया। फिर अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इतनी सारी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कैंडिडेट्स के ऊपर भी बर्डन पड़ता है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के ऊपर भी बर्डन पड़ता है। और ये जो पूरी चीज़ बनती है जो हम अलग अलग एग्ज़ाम देते थे, ठीक है, उससे क्या, ये एक अवॉइडेबल और रेपिटेटिव जो आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, आपका पूरा सिस्टम भी तो देखना पड़ता है, सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ जितने भी रहते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के। देन वेन्यू रिलेटेड इश्यूज़ भी रहते हैं कि भाई किसी को कोई वेन्यू अलॉट हो गया, किसी को दूर जाना पड़ गया, किसी का कुछ हो गया, ठीक है, किसी का वेन्यू कुछ लिखा था उनका आया नहीं है, यहाँ पर उनका नाम नहीं है। तो बहुत सारे इस तरीके के जो इश्यूज़ होते हैं, तो ये कुछ रेपिटेटिव अवॉइडेबल इश्यूज़ हैं, इनका भी पूरा प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई हो गया, काफ़ी इजी हो गया, ठीक है। तो ये पूरा कंक्लूजन निकल करके आता है सामने, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ थे। अब आप एक मेंस क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, एनालाइज द नीड ऑफ अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इन इंडिया, कैन इट ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।